राम राम जी सबको। सभी स्टेज पे जो खड़े साथी हैं, स्टेज वाले, हाँ भाई स्टेज वाले, क्योंकि स्टेज वाले स्टेज की भी नहीं सुन रहे, स्टेज वाले साथी स्टेज की भी नहीं सुन रहे, वो आप अपनी सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भाई ये जो स्टेज के साथी, स्टेज पे जो खड़े साथी हैं, बड़े शॉर्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कि आज इसके बाद 4 विधानसभा क्षेत्रों में और जाना है हमें, तो बड़े शॉर्ट में बड़ा अच्छा प्रोग्राम करेंगे। बरवाला के सारे साथी, अपने सीनियर साथी हैं, वो आगे आ जाएं। बरवाला वाले साथी वो आगे बैठ जाएं, जो बरवाला विधानसभा क्षेत्र के जो साथी हैं, और खास तौर पे सीनियर साथी बरवाला के, बरवाला विधानसभा क्षेत्र के, वो तो आगे आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, पहले ज्वाइनिंग जो है, आज काफी ज्वाइनिंग्स है। बुढ़ेला साहब, आप पहले ज्वाइनिंग कराइए। आप सबसे पहले ज्वाइनिंग्स करेंगे। आज करीब 100 ज्वाइनिंग है। आपको पता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में लगातार कांग्रेस में ज्वाइनिंग चल रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो ये ज्वाइनिंग्स कराएंगे। ज्वाइनिंग्स के बाद बरवाला के जो 4-5 सीनियर साथी थे अपने कांग्रेस पार्टी के सारे, वो 4-5 सीनियर साथी अपनी एक लाइन में सम्मानित मंच कहके अपना समर्थन और अपनी एक लाइन में, ताकि शॉर्ट में अपनी बात, उनकी हाजिरी भी लग जाए, जो सीनियर साथी हैं। उसके बाद महिला साहब और हम बोल देंगे। सबसे पहले भैया अपनी ज्वाइनिंग्स का अपना क्रम आगे कराओ। और स्टेज पे जो सारे साथी, मैं फिर ये कह रहा हूँ, बरवाला विधानसभा क्षेत्र के जो भी सीनियर साथी हैं, वो आगे आ जाए। जो आगे हमने जो अपना ये आगे टेबल वाली जो लाइन है, और पीछे जो बाकी जो वरिष्ठ नेता है वो पीछे, चाहे बरवाला वाले सारे साथी आगे आ जाए, ताकि सब दिखे कि भाई सारे साथी यहाँ साथ आगे, जो बरवाला विधानसभा क्षेत्र के सभी सीनियर कांग्रेस के साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा को। तमाम बरवाला विधानसभा क्षेत्र के मीटिंग में द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, और भंडारा की ये भीड़ इस बात पर दर्शाती है आपके नेता का, आपके उम्मीदवार के प्रति आपके प्रेम को दर्शाती है। सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चंद मिनटों में ही तमाम साथियों को देख लो, हमने किसी दूसरी पार्टी में दे गए, और हम तो एक कर देख रहा क्या भाई, 2007 में भागे थे। वो किसका घर? चौधरी भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा घर। और ना चाहो जी, आपने बड़ी अच्छी हमारी पैरवी करी, और हम तो सब रोज कहते थे भाई देख टिकट उसको मिलेगी, 55 मारे भाई टिकट मांगा, अच्छी बात है। टिकट मांगना हर भाई का अधिकार है, चुनाव लड़ना हर भाई का अधिकार है, हमारे से कोई परेशानी नहीं है भाई। टिकट सर्वे के आधार पर दी है, पार्टी ने दी है, आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने दी है। तो हम तो सबसे ये प्रार्थना करते हैं, देखो हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ है, सरकार बन रही है, ठीक है नहीं, हमने सबने कांग्रेस पार्टी की मदद करनी है। मैं तो देखो ज्यादा नहीं कहता हूँ, भाषण की बात तो है नहीं, बाकी हमारे MP साहब बताओगे। हाँ पर इतना ही बोल रहा हूँ, इतना बोल दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मोमेंट, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को आदरणीय भाई राम निवास जी, शक्ति का प्रतीक, ताकत का प्रतीक, सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, जिसकी इंतजार में आप घंटों से देखे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में युवा नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा अपना चुनावी संबोधन दे। सांसद चौधरी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत। जिस घड़ी का 10 साल से
आप इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। बीजेपी की ये सरकार 10 साल जिसने हरियाणा में नुकसान कर दिया, इस सरकार से कितना नुकसान। ये जो स्टेज पे है ना, लोकीराम जी आप आ जाइए, आप स्पीच दीजिए, कृष्ण जी आप आ जाओ, अपना एक एक का नाम लो, तो थोड़ा सा आप लोग को भी अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा आप हमारे साथी हैं, आपको किसी को रह रहा बोलना तो मैं बताओ भाई, पांडु जी थोड़ा बात नहीं मंच मंच में आने का आओ बैठो भाई। ये बताओ 10 साल की बीजेपी की सरकार से सीख लिए कसर बाकी रह रही है। इनका लाइसेंस रिन्यू करोगे कैंसिल करोगे? चलो अच्छी बात है, मैंने कहा कि एक बार चेक करके देखो कि क्या पता कोई अभी इस चक्कर में हो कि भाई 5 साल और देख ले भाई, क्योंकि ये आपकी बात कहूंगा मैं, आपकी बात कहूंगा, सभी की बात कहूंगा, आप तीन के अलावा यहाँ पर 10,000 आदमी है, उनकी भी और आपकी भी, सबकी बात कहूंगा। ऐसा है, आपकी तीन की भी बात कहूंगा, 3 आदमी हो, मगर ये 10,000 आदमी, इनकी भी बात कहूंगा। आप नहीं, ये भी है, इनको आप कह दो कि इनकी बात नहीं कहूं, आप कहो इनकी बात ना कहूं, सही है ना? तो आपकी भी कहूंगा लेकिन इनकी भी कहूंगा। तो आज ये जो हरियाणा प्रदेश की बीजेपी की सरकार के 10 साल आपने भुगते, आपने देखा इस सरकार का कैसा शासनकाल रहा, पूरा देश ये देख रहा था 10 साल में। जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया इन्होंने। बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया हरियाणा, नशे में पंजाब से आगे निकल गया आज नशे। नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध दर में, क्राइम रेट में। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट करने वाली ये सरकार साबित हुई। ना तो निजी क्षेत्र में कोई निवेश आया, ना सरकारी क्षेत्र में नो रोजगार बचा, क्योंकि सरकारी नौकरी 2 लाख समाप्त कर दी इसने सरकार ने। पक्की सरकारी नौकरी बीजेपी 10 साल में खा गई कि नहीं खा गई, आप बताओ। हरियाणा में पक्की नौकरी खत्म कर दी, 2 लाख पद समाप्त कर दिए, बाकी 1.5 लाख पदों में कौशल निगम से कच्ची भर्ती और फौज की पक्की भर्ती भी कैंसिल करके अग्निवीर योजना ले आए। ऐसी सरकार ये साबित हुई। कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया हरियाणा को, कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा को बना दिया। ये ज्वाइनिंग वाले जो घूम रहे हैं कि ज्वाइनिंग हमारी सिलेक्शन कराओ, इनको पिछले 2 साल से, पिछले कई सालों से, पहले कहा लोकसभा से पहले कराएंगे, फिर कहा लोकसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे, फिर कहा विधानसभा से पहले कराएंगे, फिर बोला विधानसभा चुनाव आ गया, विधानसभा के बाद कराएंगे। जैसे वो सनी देओल की फिल्म नहीं थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इनको बेचारों तारीख। और इसीलिए इनका शोषण किया नौजवानों का। आज कितने दिल में हमारे दर्द है इन नौजवानों के प्रति, इनका कितना शोषण किया गया। और सभी नौजवानों का जो कच्ची भर्ती पे, जो कौशल निगम में बेचारे बिना पेंशन के, बिना रिजर्वेशन के, बिना आरक्षण, बिना पेंशन और बिना मेरिट के उनको कच्ची भर्ती, कोई भविष्य नहीं, भविष्य चौपट कर दिया। और बेरोजगारों को आज कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हरियाणा के नौजवानों का, अंदाजा लगाएं। कहीं नशे की तरफ, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ मजदूरी करने के लिए डोंकी के रास्ते पलायन पे मजबूर हो रहा है हरियाणा का नौजवान। ये स्थिति बन गई हरियाणा। आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में कि सरकार ने काम तो कुछ किया नहीं, लेकिन काम बिगाड़ दिया, हर वर्ग को नुकसान पहुंचाया। गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। और पोर्टल और आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, कोई फैमिली आईडी, कोई पोर्टल और आईडियों में उलझा दिया। हरियाणा के आम नागरिक को अपने कागज ठीक कराओ, अधिकारियों के चक्कर काटो और सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाओ। पोर्टल और आईडियो में उलझा दिया हरियाणा नागरिक को। और साथ में हर वर्ग का अपमान करने वाली और हर वर्ग की अनसुनी करने वाली ये सरकार साबित हुई। ऐसी सरकार देश के इतिहास में शायद ही आई हो जिसने हर वर्ग का ऐसे अपमान किया हो। हमारे बच्चों से लेकर हमारी बेटियों तक, किसान से लेकर व्यापारी तक, कर्मचारी से लेकर सरपंचों तक,
कोई वर्ग नहीं जो सड़क पे ना आया हो जिसके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार ना किया हो। सरपंच गए अधिकारों को लेकर सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उन पे लाठीचार्ज, किसान 1 साल तक बैठा रहा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली अगर कोई सरकार देश के इतिहास में जिसका नाम लिखा जाएगा तो बीजेपी सरकार का इतिहास में नाम लिखा जाएगा। लेकिन 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेना ही काफी नहीं था, घर उजड़ गए। किसान के मजदूर के जो आंदोलन चल रहा था, घर उजड़ गए 750 किसान मजदूरों का। लेकिन उनकी बात तो मानने की दूर की बात है, उनके प्रति सहानुभूति के 2 शब्द भी इस सरकार ने व्यक्त नहीं किए। कितना अहंकार होगा आप ये देखो। हमारी बेटियों का क्या कसूर था, खिलाड़ी बेटियों का, विनेश फोगाट का, साक्षी मलिक का क्या कसूर था उन बेटियों का। 6 ओलंपिक विजेता बेटियां दिल्ली में 6 महीने तक बैठी रही है बेटियां। एफआईआर तक नहीं दर्ज कराई सरकार ने, दिल्ली पुलिस पे आदेश हुआ एफआईआर नहीं करनी। कितना बड़ा घोर अन्याय, एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुई। दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली पुलिस ने घसीटा गया, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, लेकिन हम जाकर अपनी बेटियों के लिए न्याय नहीं दिला पाए। दिल्ली पुलिस में एफआईआर तक नहीं दर्ज कर पाए। आखिर में 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आरोपी पे एफआईआर दर्ज, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर चार्जेस फ्रेम कर दिए। कि चार्जेस फ्रेम करके कहा दिल्ली सेशन कोर्ट ने कि इसने 5 बेटियों के साथ गलत काम किया था, पक्का सबूत है, दिल्ली कोर्ट ने कहा। मगर उन बेटियों का क्या कसूर था? आपकी बहन बेटी, ये तो देश है। अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत मानने वाली संस्कृति वाला देश है, लेकिन इन बेटियों का क्या कसूर था? कितना अहंकार और कितना अन्याय। हमारे बच्चों को बैठना पड़ा, 5000 स्कूल बंद हो गए। इस सरकार में स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती 10 साल तक हुई नहीं, और सरकारी स्कूलों को बंद करके 5000 स्कूल मर्ज और बंद करने का काम हुआ। जिन स्कूलों में गरीब का बच्चा जाता है, एससी समाज, बैकवर्ड समाज, छत्तीस बिरादरी का, गांव का, किसान का बच्चा जिस स्कूलों में पढ़ता है, 5000 स्कूल बंद कर दिए। और छोटे छोटे बच्चों को 1ली से 5वीं क्लास तक बच्चों को 500 स्कूलों के आगे धरने चले। हिसार में कई गांव के अंदर धरने चले, आपको याद होगा, मैं भी बहुत धरनों पे गया था कई गांवों में। स्कूलों को, बच्चों को 2-2 महीने धरनों पे, छोटे छोटे बच्चों को, कि हमारा स्कूल बंद मत ना करो, और सरकार के मन में दया का भाव नहीं उठा। ऐसे अहंकारी और ऐसी अन्यायी सरकार जिसने हर वर्ग की अनसुनी करी हो, कोई काम किया ना हो। एक विकास का काम बता दो बरवाला में जो इन्होंने किया हो, एक विकास का काम बता दो हिसार में जो इन्होंने किया हो। एक किसान का हिसार में ये जो एयरपोर्ट, हमारे समय की मंजूरी का वाला एयरपोर्ट में फ्लाइट तो अभी तक उतरी नहीं, मगर फ्लाइट तो अभी तक उतरी नहीं, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास की सारी जो जमीन है मिलके लूट के खा गए। कौन कौन खा गए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा जब रिपोर्ट गई हरियाणा से कि हरियाणा की सरकार से लोग नाराज हो गए, हर वर्ग नाराज हो गया, बीजेपी की सरकार को बदलने का मन बना लिया, तो बीजेपी हाईकमांड ने इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले क्या किया? अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। 10 साल एक सेनापति को आपने कमांड दे रखी थी, लेकिन जैसे युद्ध की घड़ी आई और युद्ध का बिगुल बजा, युद्ध के दिन का सूरज निकला, वो सेनापति घोड़े पे सवार होकर आगे जब निकला तो बोला युद्ध आ गया, बोला इस सेनापति को इसको उतारो, दूसरे घोड़े पे बिठाओ। यही बात बनी। अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, हटा दिया अपने उप मुख्यमंत्री को। लूट की छूट का समझौते पे बनी हुई थी ये सरकार, बीजेपी और जेजेपी की मिलकर लूट गए। आपने देखा होगा जिस दिन दुष्यंत चौटाला को हटाया, अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। और फिर उसके बाद दोनों में से किसी का बयान नहीं आया। आप समझिए मेरी बात, दोनों में से फिर हिम्मत नहीं हुई। फिर बोला भाई जो बीजेपी ने जो काम दिया हुआ है वो काम करे जाओ, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दो, जो अभय चौटाला को, दुष्यंत चौटाला को जो काम दिया हुआ है, बोला उसी काम पे रह जाओ, नहीं तो तुम्हारी जांच कराएंगे। ठीक बात है ना? तो ये अगले इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला, पिछले 3 महीने में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, इन्होंने सारी कैबिनेट बदली,
चुनाव की तारीख बदली, पहले तो तारीख नजदीक ले आए, फिर दोबारा बदल के आगे ले गए, चुनाव की तारीख बदली, कैंडिडेट बदले, कैंडिडेटों के हल्के बदल दिए, लेकिन लोगों का मन कैसे बदलेंगे? जनता हरियाणा की सरकार ही बदलने का काम करेगी। ये कितना क्या बदलेगा? 75 बार है जी। क्योंकि 10 साल इतना नुकसान कर दिया, क्योंकि 10 साल इतना नुकसान कर दिया, हरियाणा प्रदेश के नौजवान के भविष्य को आपने खराब कर दिया। 10 साल में इतना हरियाणा के साथ भेदभाव आपने किया। एक कोई विकास की परियोजना हरियाणा में, कोई एक बिजली पैदा करने का कोई थर्मल कारखाना, कोई एक विश्वविद्यालय, कोई 1 इंच मेट्रो आगे लेके आए हो, कोई एक औद्योगिक आपने क्षेत्र की स्थापना कराई हो 10 साल में, कोई एक आगे बढ़ाने का काम किया, किसी एक वर्ग का मान सम्मान किया। अहंकार इतना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान तक पहुंच गए और लोकसभा चुनाव में क्या कहा कि संविधान को 400 पार का नारा हम देते हैं कि संविधान को तोड़ेंगे, मगर लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया और अल्पमत की दिल्ली में सरकार बनी। जैसे चंडीगढ़ में अल्पमत की सरकार चल रही थी, दिल्ली में भी अल्पमत की सरकार है, दिल्ली में भी अल्पमत की सरकार बनी, क्योंकि जो घमंड बाबा साहब के संविधान तक जो घमंड पहुंच जाए, लोगों ने कहा इस घमंड को हम तोड़ेंगे और जय संविधान के नारे को नहीं झुकने देंगे। और इसीलिए जब हम सारे सांसद गए संसद में, तो सारे सांसदों ने, हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने जाते ही अपनी शपथ के साथ नारा लिया, जय संविधान। लिया था कि नहीं लिया था जय संविधान? और बीजेपी वालों को बहुत तिलमिलाहट हुई इस नारे से, बीजेपी वालों को बहुत तिलमिलाहट हुई नारे से, क्योंकि बीजेपी उस भावना को नहीं समझ पा रही जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बना, जिस संविधान के मुझे गर्व है कि मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी भी उस संविधान सभा के एक सदस्य थे। उस संविधान की भावना को बीजेपी नहीं समझ पा रही, जिसमें हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम जिस संविधान में किया है। बीजेपी को मैं समझता हूं कि बीजेपी याद करती है, गरीब आदमी को याद करती है चुनाव के समय, मगर कांग्रेस की विचारधारा गरीब को गणेश मान के चलने की कांग्रेस की विचारधारा, ये फर्क आपके सामने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी तक और पिछले 5 प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में अगर रहे हैं तो ऐसी समाज से कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का संकल्प। तो ये आपने देखा, जय संविधान के नारे को जैसे ही बोला, हम हमारे सारे सांसदों ने बड़ी तकलीफ हुई, और तकलीफ हुई तो स्पीकर साहब ने कहा कि जय संविधान नारा नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा होगा 550 सांसदों में आपका बेटा अकेला उठ के खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? अकेला खड़ा होके मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जय संविधान नारा चलेगा, और वहां से स्पीकर साहब ने कहा कि बैठ जाओ। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, स्पीकर साहब को, आप वहां जब मैं अकेला खड़ा हुआ जय संविधान नारे को के पक्ष में और आपने कहा बैठ जाओ, मुझे तो आप वहां तो कह सकते हो बैठ जाओ, लेकिन जय संविधान नारे की गूंज को हरियाणा में हम नहीं बैठने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई, ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है, ये लड़ाई जय संविधान के नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है, और ये लड़ाई हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पर आगे लेके जाने की लड़ाई है। 1 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा के कोने कोने से मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं, हरियाणा के कोने कोने से 5 दिन हुए चुनाव। पहले दिन में अंबाला गया, जहां से हमारे वरुण मुलाना जी बड़े बहुमत के साथ सांसद बने थे 3 महीने पहले। मैंने अंबाला वालों से पूछा क्या चल रहा है, बोला 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही हैं। उसके बाद मैं गया जुलाना में, विनेश फोगाट के हमारे नामांकन पे, मैंने सोनीपत लोकसभा में आती है सीट, मैंने सोनीपत लोकसभा वालों से पूछा क्या चल रहा है, जहां से पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी बड़े बहुमत के साथ अभी चुनाव जीते थे, उनका सोनीपत की 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। उसके बाद मैं सिरसा गया, जहां से हमारी बहन शैलजा जी बड़े बहुमत के साथ, एक प्रचंड बहुमत के साथ, लगभग 3 लाख प्रचंड बहुमत के साथ वहां से अभी जीती थी 3 महीने पहले। टोहाना हल्के में मैं गया था, मैंने पूछा सिरसा लोकसभा में क्या चल रहा है, बोला 9 की 9 सीट सिरसा की कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है।
तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हिसार में क्या चल रहा है? भाई हिसार में क्या चल रहा है? तो भाई हिसार, भाई मैं उम्मीद करता हूं कि हिसार में भी, और मैं उम्मीद करता हूं बरवाला में मेरे को विशेष रूप से मैं उम्मीद करता हूं बरवाला में ये बरवाला में ये सही कहा राम निवास जी ने। और मैं सभी अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, वो तो एक तरफ दिखी गया जब सारे ज्वाइन हो गए, अगली बार तो ज्वाइनिंग के लिए भी तो ना पाओ भाई कोई। तो मैं अपील अपने सभी साथियों से भी करना चाहता हूं, सही बात है, सभी कांग्रेस पार्टी में सबका योगदान होता है और सबका अधिकार होता है टिकट की के लिए प्रयास करने का। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का हमारा योगदान और अपना अधिकार होता है। लेकिन जब एक फैसला कांग्रेस पार्टी करे, उसके बाद मैं आप सबसे अपील करता हूं, ये भी बात सही है जब फैसला करे तो 2-4 दिन, 1-2 दिन मन में किसी के भाव आता है, वो भी हम उस बात को भी कि भाई समझते हैं। लेकिन अब चुनाव में 4-5 दिन हो गए हैं। आज यहां से मैं अपने सभी साथियों से यही मैं कहना चाहता हूं कि यहां से आप संकल्प लेके जाएं, आज के बाद हर पल ईमानदारी से बरवाला में राम निवास घोड़ेला जी की जीत में सभी साथी ये आवाज आए। देखो ये जीत की जैसे आवाज आई, एक ये भी आवाज आए, ये जीत की भी जो एक बार जीत की, देखो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करने आया हूं, आप इसके बात कर लेना मेरे जाने के बाद। तो जीत की बात जैसे बात आई है, उसके साथ साथ ये बात आए कि भाई हर हमारे साथी ने ईमानदारी से मदद की है। आप हमारी बात, सभी साथियों को कहना चाहता हूं, आप हमारी बात रखना, आप हमारी बात का ख्याल रखना, ताकि आगे हम आपका भी ख्याल रखें, हम आपकी बात भी रखें। ये सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं, ऐसा सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं। राम निवास घोड़ेला जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, राम निवास घोड़ेला जी चुनाव नहीं लड़ रहे, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहा है। ये मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक एक वोट जो राम निवास घोड़ेला जी को जाएगी, वो एक एक वोट दीपेंद्र को जाएगी, वो एक एक वोट हरियाणा में हुड्डा सरकार लेके आएगी। तो ये चुनाव, ये हमारा सबका चुनाव है, ये चुनाव हमारा सबका चुनाव है। बरवाला हल्के ने ठाना है, हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस को लाना है और राम निवास घोड़ेला जी को बड़े बहुमत से जिताना है। और भाई ये सरकार आपकी बन रही हरियाणा में, और हम संकल्प लेते हैं सरकार बनते ही कुछ काम करेंगे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 1 महीने के बाद कितनी पेंशन मिलने जा रही है? 6,000 बुढ़ापा पेंशन। उसके साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में 100 गज के प्लॉट की स्कीम, जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना के मकान दिलवाने का हम काम करेंगे। हमारी माता और बहनों को जिनके बुढ़ापा पेंशन की जिनकी उम्र नहीं हुई, ऐसी हमारी घर में, क्योंकि घर चलाती है हमारी माता और बहनें, हमारी माता और बहनों को हर महीने 18 साल से ऊपर की माता और बहनों को 2,000 रुपए की अलग से महालक्ष्मी पेंशन दिलवाने का हम काम करेंगे। माता और बहनों को जो सीधा इनके अकाउंट में जाएगी, माता और बहनों को 2,000 रुपए की पेंशन, ये अलग से जो कांग्रेस की सारी सरकारों में हुआ है। और महंगा कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाते हुए 300 यूनिट बिजली में राहत और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने का हम अपनी माताओं बहनों को काम करेंगे। नौजवानों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी जो इन्होंने पद समाप्त कर दिए, और जो ये पेंडिंग भर्ती है, इस पेंडिंग भर्ती को जिनको तारीख पे तारीख मिल रही है, ये पेंडिंग भर्ती को ये कह रहे हैं 1 महीने में, उससे भी पहले हम ज्वाइनिंग इनको दिलवाने का काम करेंगे ताकि सरकार बनते। और भाई ये, और बाकी भाई बरवाला हल्के से मैं ये उम्मीद रखते जाता हूं, बरवाला हल्के से उम्मीद रखे जाता हूं अपने भाइयों से, छत्तीस बिरादरी के अपने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये मौका 10 साल के संघर्ष के बाद ये मौका आया है।
देश देखेगा, देश किस तरह बरवाला ने फैसला किया है। एक बात रहेगी बहुत जरूरी, वो भी उस पर भी मैं आता हूं, क्योंकि यहां पे कुछ वोट काटू भी उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी भी मैं सारी बता के जाता हूं। पूरा देश देखेगा। एक वो रह गई थी कि भाई बैकवर्ड समाज की मांग पे जो राहुल जी ने जो बात कही है, हरियाणा में सरकार बनते ही जातिगत जनगणना और क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 लाख करने का हम काम करेंगे। और भाई देखो, देश देखेगा कि बरवाला का फैसला किस तरफ आया है। 10 साल का न्याय, बीजेपी की सरकार का न्याय कि आप अन्याय करने वालों के साथ खड़ा है बरवाला, या प्रदेश में न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा है बरवाला। देश देखेगा बरवाला किस तरफ खड़ा है, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वालों के साथ खड़ा है, या प्रदेश में बदलाव लाने के कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के साथ खड़ा है बरवाला। देश देखेगा बरवाला किस तरफ खड़ा है, हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर बेरहमी तक 6 महीने तक घसीटने वालों के साथ खड़ा है बरवाला, या हमारी बहन बेटियों के लिए न्याय के साथ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जिस वजह से विनेश फोगाट ने आकर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम कर जुलाना से लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारे न्याय दिलवाने की लड़ाई के साथ खड़ा है। देश देखेगा बरवाला किस तरफ खड़ा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्या और संविधान को तोड़ने वालों के नारे देने बीजेपी वालों के साथ खड़ा है, या संविधान जय संविधान के नारे के लिए संसद में लड़ भिड़ने वाले लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ बरवाला खड़ा है। देश की नजर आज बरवाला पे है, प्रदेश की नजर आज बरवाला पे है। एक भी वोट किसी कारण से अगर कहीं इधर उधर जाती है तो इतिहास माफ नहीं करेगा, ये मौका दोबारा नहीं आएगा ऐसी तानाशाही ताकतों को, जिन तानाशाही ताकतों ने इतना नुकसान कर दिया हमारे प्रदेश का। इन तानाशाही ताकतों को सत्ता से बाहर करने का आपको याद होगा, पिछली बार भी लोगों ने मन बना लिया था इनको सत्ता से बाहर करने का। 40 सीट आई बीजेपी की, 75 पार का नारा था, हवा निकल गई थी, केवल 40 सीट आई थी कि नहीं आई थी 40 सीट। लेकिन क्या हुआ, दोबारा सरकार क्यों बनी, दोबारा सरकार इसलिए बनी, क्यों बनी, दुष्यंत चौटाला 10 MLA लेके पहुंच गए और INLD निर्दलीय गोपाल कांडा ऐसी जो एक एक MLA की पार्टी थी और निर्दलीय थे, उन्होंने जाकर सरकार बना दी। आज भी ये तानाशाही ताकत जो दिल्ली में बैठी है, तानाशाही ताकतों की नजर हरियाणा की सियासत पे है, जिन तानाशाही ताकतों ने महाराष्ट्र जैसी बड़ी बड़ी सरकारों को डिस्टर्ब करने का काम किया। आज भी इनके मंत्री जो लोहारों से लड़ रहे हैं, उनका बयान आया कि चाहे जनता कोई फैसला कर ले, हमारे कुछ ऐसे खेल हैं जिसकी वजह से उस फैसले को जनभावना की पीठ में छुड़ा घोंपते हुए हम सरकार बनाएंगे। और वो क्या खेल है, वो खेल मैं बता देता हूं खुल के, वो खेल है अभय सिंह चौटाला का खेल, दुष्यंत चौटाला का खेल। ये वोट काटू जो खड़े हैं, वोट काटू, बीजेपी की सरकार, ये खेल है, ये वोट काटू जो खड़े हैं, बीजेपी की सरकार को दोबारा बनाने की ताक में जो खड़े हैं, कैसे करके, जैसे पिछली बार अभय सिंह चौटाला को इस बात का तो दर्द नहीं है कि बीजेपी की सरकार क्यों बनी दोबारा, उनको इस बात का दर्द है कि दुष्यंत चौटाला की कैसी सीट आ गई, वो पहले कैसे पहुंच गया, ना तो तैयारी उनने भी कर रखी थी, एक सीट फालतू इनकी आती तो ये पहले पहुंच जाते। और आज मिलकर लड़ रहे हैं सिरसा में चुनाव, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं मिलकर चुनाव, खुले तौर पर मिलकर लड़ रहे हैं गोपाल कांडा, अभय सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, जनभावना की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद होगा सिरसा की रैली में मैंने कह दिया था कि दुष्यंत चौटाला से समझौता तो मेरा समझौता हो गया, चुनाव में इनको अलग उतारेंगे और अभय चौटाला को अलग उतारेंगे, और वही काम आपके सामने हो रहा है। अपनी आंखों पे धूल, आपकी आंखों पे धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। आज हरियाणा ने जन मन बना लिया, हरियाणा के लोगों ने जन मन बना लिया है, फाइनल में आप पहुंच गए हो, लेकिन फाइनल में वैसी चीटिंग मत होने देना जैसी 2019 की रात को लोकसभा चुनाव में जो मेरे साथ हुई, या जैसी विनेश फोगाट के साथ फाइनल में आप पहुंच गए हो, मगर ये बीजेपी वाले साजिश रचते हैं जैसे मेरे साथ रचा गया।
जैसे हमारी बहनों के साथ रचा गया, ये साजिश आपके साथ भी रचना चाहते हैं। ये जो वोट काटू हैं, ये जो वोट काटू हैं, खुली चुनौती मैं दे रहा हूं। मैंने एक चुनौती दी थी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी की जमानत नहीं बचेगी, इन्होंने इतना विश्वासघात किया। आज आप कहो तो मैं एक और चुनौती दे दूं, ये वोट काटू जो ये पार्टियां, चाहे वो अभय चौटाला है, चाहे दुष्यंत चौटाला है, हरियाणा की जनता इस बार बीजेपी के साथ इनको भी साफ करने का काम करेगी। तो भाई ये समय समझदारी से समझ, नहीं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक बात आप सबको बता रहा हूं, अगर ये धोखा इस बार हो गया, अगर इस बार हो गया, किसी को कोई वहम नहीं रहना चाहिए, ये अगर धोखा इस बार हो गया, इतिहास आपको हमको माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये जो, तो भाई ये मौका चुकोगे तो नहीं बरवाला वालों, बताओ भाई, एक किसी के धोखे में तो नहीं आओगे बरवाला वालों। एक एक वोट जो रामनिवास घोड़ेला जी को जाएगी, वही एक एक वोट आपके भाई दीपेंद्र को बनाएगी। ये मैं कह के जा रहा हूं। तो ये मेरा संदेश पूरे बरवाला में सबके पास संदेश पहुंचा देना। ये रामनिवास घोड़ेला जी नहीं लड़ रहे, ये दीपेंद्र के भाई लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव। ये पहुंचा देना संदेश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।